नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। इसका पार्ट 3 हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। 2 पार्ट लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको दिए जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं कृपया जाकर उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक सरकार को या उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, प्रदेश के मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो इसमें जो सही स्थिति नहीं है वो है ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बाकी तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही होता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? दोस्तों, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी कानून या विधि का निर्माण करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं। तो सरल भाषा में कहा जाए तो इस क्वेश्चन का अभिप्राय है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसी कोई विधि ना बनाए जिससे कि केंद्र सरकार की विधि बनाई हुई विधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 357। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? भारत के जो गवर्नमेंट पेपर हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनको श्वेत पत्र कहा जाता है, वाइट पेपर। तो इसका सही उत्तर है बी, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आपको दोस्तों बताया जा चुका है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री चुना जाता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 91 बी, 91वें संशोधन में यह बात कही गई है कि मंत्रिमंडल के जो कुल मंत्री हैं उनकी संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों के चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। या 4, डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक का प्रयोग की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आप बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इतना आप लोग जान चुके हैं अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी,
कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अब आप कहेंगे पहला क्यों नहीं होगा, तो यहाँ उसमें दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो आपको अभी बताया था कि वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? जिसका सही आंसर याद रखिएगा, डी चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे, या निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, अर्थात ऑप्शन ए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया लोक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा की। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। और प्रधानमंत्री यहाँ पर सदस्य हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। हाँ, वो बोल सकता है, बोलने में उसकी कोई रुकावट नहीं है, और 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, यह भी कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि वह एक सदन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 21, 25, 30 या 35 वर्ष? सही उत्तर 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को 4 संभावनाएं आपके सामने। लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस अनुच्छेद में हुआ है? दोस्तों, वो हुआ है अनुच्छेद 352 यानी ए में। किससे संबंधित है ये अनुच्छेद? यह अनुच्छेद संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से, बताया गया है आपको कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50 या 60? सही उत्तर है 50। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन कह रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, तो उस प्रस्ताव के ऊपर कितने लोगों के, कितने आवेदकों के साइन होने चाहिए, कितने लोग उसे अप्रूव करेंगे कम से कम। तो लोकसभा में जब वो प्रस्ताव पेश करेंगे तो 50 लोगों की उसमें कंसेंट होनी चाहिए या सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परपाटी के रूप में पालन किया जाता है? 4 विकल्प। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगला है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, या अपने पदावधि की समाप्ति से पूर्व भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, कि प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन हुआ है, कैसे हुआ है?
मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ या 44वें संशोधन द्वारा या 85वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, उप प्रधानमंत्री की विषय में कोई चर्चा संविधान में नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते के समय ताशकंद में थे ये, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शंस 4 आपके सामने, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, चंद्रशेखर। यह डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे, ये पहले कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? शासन के सभी मंत्रीगण या कैबिनेट स्तर के मंत्री या अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनके पास अपने ज़्यादातर मामलों में अपने स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय दोनों सरकारों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप जान रहे होंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, केंद्रीय सरकार का, क्योंकि आपने देखा है अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं दलों की। केंद्र में अभी कौन है मुखिया? प्रधानमंत्री हैं हमारे, और हर राज्य की सरकार का मुखिया उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो होगा। चलिए, इन क्वेश्चंस को दोस्तों बार बार कीजिए ताकि आप याद रख सकें इन्हें। क्वेश्चंस की भाषा आपको संदिग्ध ना लगे, आप आसानी से क्वेश्चन पढ़कर समझ सकें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इन चीज़ों को शेयर कीजिए, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। कोई क्वेश्चंस निकल कर आते हैं तो कमेंट में बताइए ताकि उनका निराकरण किया जा सके। जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपके लिए हम एक ऐसी सीरीज़ उपलब्ध कराना चाह रहे हैं या कि आपको उसमें हर तरह की क्लासेस आपको मिलें, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। यह प्रयास है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचना करता है? किस क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, और कैसे हटेगी। तो ये सारा विवरण कहाँ मिलता है संविधान में? आर्टिकल 75 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्यपालिका करती है काम? सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, विधायिका या संसद। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति। आपको बताया जा चुका है कि कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो कहाँ से उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी
यह भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं। लीगल मामलों में जो एडवाइस करते हैं भारत सरकार को, वो महान्यायवादी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कोई सलाह मांगने पर यह राष्ट्रपति को भी देते हैं। यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? ए, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कम से कम कितने वर्ष के आप हो जाएं तो अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं? इसका 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं? सही आंसर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, या लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा के सदस्य, या दोनों सदनों के सदस्य। तो आमतौर पर जो परिपाटी है उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों भी लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक कर्तव्य का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना और उनकी संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह सीएजी का काम होता है। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ए सही है। दूसरा, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा से होने वाले सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन देना, यह भी सही है। चौथा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसमें जो डी है दोस्तों ये गलत है, यह कार्य सीएजी का नहीं है या नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है। अब प्रश्न आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते कौन हैं? ये भी भारत सरकार के अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी सरकारी आय व्यय होते हैं उनका परीक्षण, उनके जो लेखे बनाए आते हैं बनकर, उनका परीक्षण इस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जैसा इसमें आप नाम देख रहे हैं, संचित निधि, आकस्मिकता निधि या लोकलेखा, तो ये सरकार की 3 निधियाँ होती हैं। संचित निधि होती है, आकस्मिकता निधि होती है और लोक उपक्रम निधि होती है। संचित निधि संसद के अधीन होती है, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, जिससे वह कोई इमरजेंसी कंडीशन है कि संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता और पैसे की तत्काल आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि में से दे सकते हैं। इसी प्रकार से लोकलेखा निधि भी होती है, इन पर भी आगे डिटेल में चर्चा की जाएगी, या जब डिस्क्रिप्टिव क्लास आपकी लेंगे तब उसमें आपको इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो डी, ना 1 और ना 2। जैसे भारत सरकार के लिए महान्यायवादी मुख्य विधिक अधिकारी होते हैं, वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है। और जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता है, तो उच्च न्यायालय के पास सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाहकारी अधिकारिता आप समझ रहे होंगे, जैसे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। उच्च न्यायालय के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं।
नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, यह भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं दोस्तों, यह गलत है। संसद के द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, यह भी गलत है, क्योंकि वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है। तो इसमें सही ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों निम्नलिखित में? पहला और दूसरा। तो 127वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या कोई नहीं। तो बताया है कि भारत सरकार के लिए विधिक अधिकारी कौन है? होता है ए, महान्यायवादी। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? यह भी बताया है अभी आपको कि केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक की कर्तव्य शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी की उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर है बी, 1976। 1976 में इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1976 में पारित हो सका, लेखांकन और लेखा परीक्षण के कामों को अलग कर दिया गया। अब सीएजी लेखे तैयार नहीं करते, वो केवल लेखों का परीक्षण करते हैं। आगे चलेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्षों तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं? इसका आंसर है सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है महान्यायवादी, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी सलाहकार, या प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, या वित्त मंत्री के द्वारा। तो आपको बताया सीएजी की अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को, या मंत्रिपरिषद को? तो लेखों की जांच कौन करता है दोस्तों? परीक्षण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अभिभावक कौन हुआ उसका? बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या प्रमुख चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वह संसदीय कमेटी का भाग भी होता है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वह कार्यवाहियों में शामिल हो सकता है, सदन में बोल सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट,
भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक, भारत के महान्यायवादी या विधि सचिव? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आप भी समझ रहे हैं? सी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। अब क्यों होगा ये भी समझिए। सीएजी जो अपनी रिपोर्ट या जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, उस प्रतिवेदन की जांच या उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। तो इसलिए सीएजी का मित्र कौन होगा मार्गदर्शक? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी विधि सलाहकार है, बताया है अभी आपको कि भारत सरकार का। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या भारत सरकार। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, भारत सरकार। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, या राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। बताया जा चुका है आपको कि संसद का निर्माण किस किस से होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही आंसर है ए, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में भेजा गया, और ऐसी स्थिति में राज्यसभा ने उस विधेयक में संशोधन कुछ किए या उन्होंने विधेयक को अस्वीकार कर दिया। तो साधारण विधेयकों के मामले में चर्चा कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मतलब एक ही जगह दोनों सदन के मेंबर्स बैठे होते हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित करना होता है। तो कौन इसमें ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो बताया लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदनों की जांच करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो समिति की बैठक में कौन भाग लेता है? सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। इसका सही आंसर बी, संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों? ए, ब्रिटेन। सही आंसर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ नहीं है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है? भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ। निर्वाचन आयोग इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई हैं या विहित हैं? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए
यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 56, 57, 58 या 61? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 58। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं? इसका आंसर बताइए दोस्तों, बताया जा चुका है। यहाँ अब आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग इसका आंसर लगाएंगे सी, 35 वर्ष, और जबकि सही आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? प्रश्न को दोबारा पढ़िए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह न्यूनतम आयु नहीं पूछ रहा है। यहाँ कहा जा रहा है अधिकतम आयु। यह संविधान में कहीं भी प्रस्तावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, 70वें। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा? इसका सही 4 ऑप्शन, 53 अनुच्छेद, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 56? सही आंसर सी, अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य है। क्या असत्य है दोस्तों? पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अन्य 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। यह भी सही है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन होने के लिए योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया गया है, किंतु राज्य की विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों गलत क्या है इसमें? डी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, केवल निर्वाचित होते हैं। हाँ, विधान परिषद शामिल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या लोकसभा के द्वारा? सही आंसर क्या है? सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब के इलेक्शंस किसके द्वारा कराए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। अभी इसी के कुछ पार्ट बचे हुए हैं संघीय कार्यपालिका के, जिन पर चर्चा की जाएगी। इस चैनल को प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट आप कीजिए। जो आपको पूछना चाहते हैं वो हमें बताइए। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।